Welcome dear students of class 9th. So today in this video we are going to study about inertia, types of inertia, and after that linear momentum, and finally we are going to study Newton's laws of motion. So let's start. सबसे पहले हम आते हैं इनर्शिया होती क्या है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। मान लो ये कोई व्हीकल है और वो रेस्ट में है, तो ये रेस्ट से मोशन में अपने आप नहीं आ सकता। इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ले आने के लिए वी हैव टू अप्लाई ए काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। या तो हमें इसे पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा, या व्हीकल के अंदर जो रेस पैडल होता है या रेस होता है उसे हम प्रेस करेंगे तो एक्सेलरेट हो जाता है। उसी तरीके से मान लो कोई व्हीकल एग्जाम्पल के लिए मोशन में है, तो इसे स्टॉप करने के लिए, इसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक लगाना पड़ता है या कोई रिटार्डेशन हमें अप्लाई करना पड़ता है ताकि इसकी स्पीड रिड्यूस हो जाए और ये व्हीकल रुक जाए। तो इनर्शिया एक तरीके से इनएबिलिटी है, इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। उसी तरीके से जैसे 4 डायरेक्शंस होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में व्हीकल को घुमाने के लिए इसका डायरेक्शन चेंज करना पड़ता है। तो स्टीयरिंग की सहायता से, जो पावर स्टीयरिंग होता है, मान लो किसी कार के अंदर पावर स्टीयरिंग है या कोई भी स्टीयरिंग है, तो उस व्हीकल को उस स्टीयरिंग से हम किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाकर मोड़ सकते हैं। तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? फॉर डायरेक्शन चेंज वी नीड फोर्स। तो इस तरीके से बिना फोर्स के किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में या उसका डायरेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता। तो इस बेस पर हम इनर्शिया को कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक बार समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी to change its state of rest, state of uniform motion, or its direction of motion, unless some external force acts on it, is called inertia। इसका मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, जैसे ये स्टेट ऑफ रेस्ट है, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है या डायरेक्शन ऑफ मोशन है, इसको अपने आप चेंज नहीं कर सकता। उसके लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होगी। तो अब ये चीज समझना है कि यहां से इनर्शिया कितने टाइप्स की होगी। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया जनरली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड है inertia of
मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से इनर्शिया 3 टाइप की होती है। तो रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूं एक एक करके। जैसे हम आ जाते हैं सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट पर। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, जबकि अब जब तक हम ऑब्जेक्ट पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए। तो इसे समझने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई मूविंग बस है, और मूविंग बस के अंदर यहां पर ड्राइवर सडनली मान लो बस को रोक दे, स्टॉप कर दे। तो इसमें जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं बस के अंदर, वो किधर मूव कर जाते हैं? पीछे की तरफ। मतलब बस में वो पीछे की तरफ मूव कर जाते हैं। तो पैसेंजर्स पीछे की तरफ क्यों मूव कर जाते हैं? क्योंकि जब बस सडनली स्टार्ट होती है, इफ बस सडनली स्टार्ट्स, तो जो पर्सन है बस के अंदर, उसका जो लेग है वो बस फ्लोर के कांटेक्ट में होता है। तो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में होने से उसके लेग तो रेस्ट में रहते हैं, और जैसे ही बस मोशन में आती है, तो बस मोशन में आने पर उसके लेग भी मोशन में हो जाते हैं। बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी का अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ बॉडी वो रेस्ट में रहता है। वो तुरंत अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाता, इसीलिए बस आगे बढ़ते ही पर्सन पीछे की तरफ झुक जाता है। ठीक है? तो पैसेंजर अगर स्टैंडिंग पोजीशन में हो तो वो पीछे की तरफ गिर सकता है, और अगर सीट पर बैठा हो तो एक जर्क फील करता है पीछे की तरफ। तो इस तरीके से इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण से वो पैसेंजर जो है अपने रेस्ट स्टेट को अपने आप चेंज नहीं कर सकता, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो यहां पर हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये एग्जाम्पल समझा। उसी तरीके से मान लो सेकंड एग्जाम्पल इनर्शिया ऑफ रेस्ट का हम दे सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के लिए किसी मैंगो ट्री को, अगर हम कोई भी ट्री हो जिसके ऊपर फ्रूट्स हो, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया मैंगो ट्री। अगर हम मैंगो ट्री को शेक करते हैं, हिलाते हैं तेजी से, तो उसके ऊपर जो फ्रूट्स हैं, जैसे वो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट वो नीचे की तरफ गिर जाएंगे। जो फ्रूट्स हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण नीचे की तरफ मूव कर जाते हैं, और जो उसकी ब्रांचेज होती हैं वो ब्रांचेज मोशन में आ जाने से, ब्रांचेज तो मोशन में आ जाती हैं जब ट्री के ब्रांचेज को शेक करते हैं, तो उस पे जो फ्रूट्स हैं ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट दे फॉल डाउन ऑन अर्थ और ग्राउंड। दैट इज जस्ट ऑल्सो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो ये दो एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप अपने रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड जो हमने पढ़ा था इनर्शिया ऑफ मोशन, इस पर आ जाते हैं। तो हमारा सेकंड है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम वही एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि बस ड्राइवर सडनली बस को स्टॉप कर दे,
तो उसमें जो पैसेंजर होंगे अगर वो मान लो स्टैंडिंग पोजीशन में है तो क्या होगा, दे फील ए जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो आगे की तरफ एक जर्क फील करते हैं। क्यों? क्योंकि बस सडनली स्टॉप हो गई तो उनका जो लेग है वो रेस्ट स्टेट में आ जाएगा क्योंकि वो बस के कांटेक्ट में है, और जो अपर पार्ट है बॉडी का, वो अपर बॉडी या अपर पार्ट ऑफ बॉडी वो ऑलरेडी किस में था, मोशन में। तो जैसे ही बस स्टॉप होती है तो ड्यू टू मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, वो पर्सन किधर मूव कर जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन पर्सन feels a jerk in forward direction, feels a jerk या moves in forward direction due to inertia of motion। तो ऐसा inertia of motion के कारण होता है। थर्ड केस है inertia of direction। जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एग्जाम्पल के लिए मान लो ये कोई रोड है और रोड के पास ऐसे एक यू टर्न है और किसी व्हीकल को यू टर्न पर मूव करना है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ से कोई व्हीकल आगे की तरफ मूव कर रहा है और यू टर्न पे वो व्हीकल को ऐसे मूव करना है। तो इसके अंदर जो बस के या व्हीकल के अंदर जो पैसेंजर्स हैं, इनिशियली उनका डायरेक्शन क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे थे वो। जैसे ही बस एक यू टर्न लेती है तो यहाँ पर ड्राइवर स्पीड को रिड्यूस कर देता है और उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो पर्सन तो बस में स्ट्रेट आ रहा था, जैसे ही बस सेंटर की तरफ मुड़ती है, एक रोड के सेंटर की तरफ, तो जैसे बस सेंटर में अंदर की तरफ आती है तो पैसेंजर सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स फील करता है, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो वो सीट पर लेफ्ट, अगर बस राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो सीट के ऊपर, बस की सीट के ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में एक जर्क फील करता है। और अगर पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है तो वो ज़्यादा फील कर सकता है। अगर बस की स्पीड ज़्यादा हो तो हो सकता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर बस मुड़ रही है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में पर्सन गिर भी सकता है। तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ अनलेस सम एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो ये है हमारे 3 टाइप्स के इनर्शिया। अब हम आते हैं इनर्शिया और मास कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से। तो ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हुआ, मास का यूनिट हो गया केजी और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड। और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट जो है केजी के प्लेस पर हम लिख देंगे ग्राम, मीटर के प्लेस पे लिख देंगे सेंटीमीटर और सेकेंड। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। एमकेएस का मतलब था मीटर किलोग्राम सेकेंड, एमकेएस। सीजीएस का मतलब है सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। 2 टाइप के ये मेजरमेंट करने की यूनिट्स होती हैं। तो ये था यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब आते हैं मोमेंटम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग मोमेंटम। तो यहां ध्यान दो, मोमेंटम का हमारा क्या फॉर्मूला था, P = mv। तो मोमेंटम डिपेंड करता है मास पर और वेलोसिटी पर। ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज मोमेंटम।
greater is mass, greater is momentum. Smaller is mass, smaller is momentum. इसी तरीके से greater is p यानी greater is v velocity, greater is p linear momentum. अब हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड वेलोसिटी. जैसे एग्जांपल के लिए हम y एक्सिस पर दिखा दें मोमेंटम और x एक्सिस पर दिखा दें वेलोसिटी, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वेलोसिटी. तो इसका ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. ये तब होगा जब हम मास को कांस्टेंट, मास m इक्वल टू हम क्या मान लें, कांस्टेंट. अगर मास कांस्टेंट हो तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. इसी तरीके से हम एक ग्राफ बना रहे हैं मोमेंटम और मास में, तो इसका ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट रखे तो. और थर्ड केस हम एक और ले लेते हैं. इसमें हम क्या करते हैं कि मोमेंटम को कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी हम वेलोसिटी और मास में ग्राफ बनाए तो p इक्वल टू होता है mv. अगर p कांस्टेंट है तो इसका मतलब हो गया कि मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी मास के बढ़ने पर वेलोसिटी डिक्रीज होगी. तो इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, मास के बढ़ने पे वेलोसिटी डिक्रीज होगी. ऊपर ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वेलोसिटी एक्सिस के, और नीचे ये ग्राफ m मतलब मास एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा. तो यहाँ वेलोसिटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के. तो इस तरीके से हमने ये समझा कि हाउ मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी, मास, and if momentum is constant then how velocity depends upon mass. तो ये था मोमेंटम का कॉन्सेप्ट. अब हम आते हैं न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन पर. तो सर आइजैक न्यूटन साइंटिस्ट ने न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए. उनमें जो फर्स्ट लॉ था उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और इसको हम, ये लॉ ऑफ इनर्शिया हमें कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स बताता है. तो न्यूटन ने गैलीलियो के लॉज ऑफ इनर्शिया को एक बार अच्छे तरीके से स्टडी किया और उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसने फर्स्ट लॉ बना दिया, जिसे बोला जाता है न्यूटन फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया. अब इसके अकॉर्डिंग क्या होता है ये आप समझ लो. According to it, a body at rest will remain at rest. And a body in motion will continue with same velocity in same direction. Same velocity in same direction. Till some external force is not applied on it. न्यूटन ने ये बताया कि एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है
तो मोशन में रहेगी। यूनिफॉर्म मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यानी कोई बॉडी अपने आप अपने स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकती। सो दिस वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, और ये हमें बताता है कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स इज इंपॉर्टेंट टू चेंज इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, जिसे बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ फोर्स। इसमें फोर्स को न्यूटन ने मेजर करने का एक तरीका बताया। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि द नेट फोर्स acting on a body is, हम लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हैं या इक्वल भी लिख सकते हैं। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होती है। यानी F इक्वल्स टू, वेक्टर करके लिखेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। यहां डेल्टा स्टैंड्स फॉर चेंज। तो डेल्टा चेंज के लिए तो F इक्वल्स टू है डेल्टा P बाई डेल्टा T, और P इक्वल्स टू mv हमने पढ़ा था। तो डेल्टा बाई डेल्टा T ऑफ P के प्लेस पे हम लिख सकते हैं mv। यहां मास आपको पता है कि किसी ऑब्जेक्ट का फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं साइंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग, तो मोशन में ऑब्जेक्ट का मास नहीं बदल सकता। तो मास कांस्टेंट होने से मास इसके बाहर कर देंगे और ये हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा V बाई डेल्टा T। तो हम इसके प्लेस पे पुट कर देंगे एक्सेलरेशन, तो ये हो गया F इक्वल टू ma। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ हो गया उसका फॉर्मूला हो गया वेक्टर F इक्वल टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ m किसके लिए है? मास के लिए है। a किसके लिए है? एक्सेलरेशन के लिए है। और f किसके लिए है? फोर्स के लिए है। तो किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएंगे तो दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकेंड लॉ यही था कि किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स उस बॉडी के मोमेंटम को चेंज कर देता है। जैसे मान लो यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। अगर हम इस पर F फोर्स लगा दें, ब्रेक जैसे आपको रेस पेडल से इसकी वेलोसिटी चेंज कर दे, u से v कर दे, रेस लगा दें, इस पर रेस को हम प्रेस कर दें तो इसकी वेलोसिटी u से v हो जाएगी, तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। पहले इसका मोमेंटम था mu, मास इनटू वेलोसिटी, इसको इनिशियल मोमेंटम बोलेंगे p1, और बाद में इसका मोमेंटम हो जाएगा p2 mv। तो इसका मोमेंटम mu से कितना हो गया? mv, और मान लो इसमें जो हमें टाइम लगता है वो t लगता है। तो फोर्स इक्वल्स टू हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा p बाई टाइम इंटरवल, जितना टाइम लगेगा तो डेल्टा t। डेल्टा p तो हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं p2 माइनस p1, और टाइम इंटरवल है मान लो t, तो p2 को लिख देंगे mv
P1 को लिख देंगे mu और बाई T। तो यहां से m कॉमन कर लेंगे तो वेक्टर F इक्वल्स टू हो जाएगा m और हो गया v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। तो v माइनस यू बाई टी आपने पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। तो न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो फोर्स इक्वल टू है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। फोर्स इक्वल्स टू दोनों फॉर्मूले लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम या F इक्वल टू ma। तो ये दो फॉर्मूले हो गए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स थर्ड लॉ, जिसे हम एक्शन रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर कोई भी, जैसे एग्जांपल के लिए बुक रखी हुई है, कोई भी बुक रखी हुई है। इस बुक का जो वेट होगा वो अर्थ यानी ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ होगा। वेट W इक्वल्स टू mg, इसको हम वेट बोलते हैं। m मास है और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बुक का वेट नीचे की तरफ है, तो इस बुक का एक्शन नीचे की तरफ टेबल पे वर्क कर रहा है, वो एक्शन वेट के इक्वल माना जा रहा है, W इक्वल्स टू mg। तो इस टेबल का एक रिएक्शन भी वर्क करेगा बुक के ऊपर, जो इसके ठीक अपोजिट होगा, जो बुक को बैलेंस करता है। यानी बुक इस टेबल पर रेस्ट स्टेट में है, बैलेंस स्टेट में है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस टेबल। तो न्यूटन का थर्ड लॉ हमें नेचर ऑफ फोर्स बताता है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे अगर बुक का वेट नीचे है, बुक का वेट नीचे मान लो mg है, टेबल के ऊपर एक्शन है नीचे की तरफ, तो टेबल का रिएक्शन ऊपर की तरफ है r। तो ये दोनों इक्वल और अपोजिट होंगे, यानी वेक्टर r इक्वल्स टू माइनस mg वेक्टर लिखेंगे। माइनस साइन क्या बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो वेट के अपोजिट है, और इन दोनों का जो सम हो जाएगा उसको हम लिखेंगे r प्लस mg इक्वल टू 0। तो टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर वर्क करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन never act on same object, they act on different objects। तो इस तरीके से आज हमने ये सभी न्यूटन के तीनों लॉज पढ़े। सो नेक्स्ट टर्म पर हम न्यूटन के 3 लॉज के एप्लीकेशंस भी पढ़ेंगे। तो आज हमने कंप्लीट किया कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया के टाइप्स क्या है, मोमेंटम क्या है, और न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें पढ़ेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या है, न्यूटन्स के 3 लॉज कैसे डेली लाइफ में वर्क करते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग अमेजिंग फिजिक्स ट्यूटर चैनल। नेक्स्ट टर्म पे हम मिलेंगे, जिसमें हम अगले वीडियो में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।